हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को मदन लाल ढींगरा जी के पूरे जीवन काल के बारे में बताने वाली हूँ कि मदन लाल ढींगरा जी कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की और उन्होंने करजन वाली को क्यों मारा और अंत में उनके साथ क्या हुआ। तो मदन लाल ढींगरा जी एक महान क्रांतिकारी थे। गुमनाम क्रांतिकारियों में इनका नाम ऐड हो गया। अगर इनके बारे में युवाओं को पढ़ाया जाए तो काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि आज तक इनके बारे में पढ़ाया नहीं गया। मदन लाल ढींगरा जी का जन्म 18 सितंबर 1883 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। मदन लाल जी के पिताजी अंग्रेज़ों के समय में सिविल सर्जन होते थे, मेडिकल ऑफिसर होते थे, उन्हें ही सिविल सर्जन कहा जाता था। मदन लाल ढींगरा इत्यादि 6 भाई थे और 6 के 6 भाई इंग्लैंड जाकर पढ़े थे। ये वो समय होता था जब कोई व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर अपनी पढ़ाई करता था तो उसके माता पिता को रईस समझा जाता था, क्योंकि उस समय सभी व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर भेजकर नहीं पढ़ा पाते थे। मदन लाल जी का पूरा परिवार अंग्रेजों का भक्त था, लेकिन मदन जी के मन में शुरू से ही क्रांति के भेष थे। 1905 में जब वो वहाँ कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस समय स्वदेशी का आंदोलन चला। स्वदेशी के आंदोलन के लिए वह उस आंदोलन में कूद गए और एक बार पहले भी यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हुए जब उनके प्रिंसिपल ने सभी विद्यार्थियों को कहा कि आप सभी को ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ब्लेज़र पहनकर कॉलेज आना है, तो इस बात पर मदन जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। इसी बात से परेशान होकर उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को कॉलेज में बुलाया और उनके सामने सारी बातों को रखा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मदन जी का पूरा परिवार अंग्रेज़ों का भक्त था, इसलिए मदन जी के पिताजी ने मदन लाल जी को खूब समझाया और कहा कि आप उनसे जाकर माफ़ी मांगो। ये अंग्रेज अगर हमारे भारत में आए हैं तो वे सबके लिए अच्छे कार्य ही कर रहे हैं, तो क्रांति मत करो। वे लगातार क्रांति करते थे और लगातार उनके पिताजी उनका विरोध करते थे। मदन लाल जी ने निश्चय किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो घर जाते तो उनके पिताजी फिर उनसे वही बातें करते, उन्हें माफ़ी मांगने को कहते उनके प्रिंसिपल से और उन्हें सब विद्रोह वगैरह छोड़ने को कहते, जबकि मदन लाल जी विद्रोह करना नहीं छोड़ सकते थे। वो एक क्रांतिकारी थे। लास्ट में जब उन्होंने घर छोड़ दिया तब वे क्लर्क की नौकरी करने लगे, मजदूरी करने लगे फैक्ट्रियों में, कारखानों में। उसके बाद भी उनके विद्रोह चल रहे थे। उनके परिवार वाले उनकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। मदन लाल जी के बड़े भाई ने उनसे कहा, इंग्लैंड में जाओ और वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी करो। 1906 में जब वे इंग्लैंड पढ़ने गए तो उन्होंने वहाँ जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब मदन जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात इंडिया हाउस में हुई। लंदन में इंडिया हाउस एक ऐसी जगह थी जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई थी। उनका उद्देश्य था कि कोई भी भारतीय वहां आए तो युवाओं को अंग्रेज़ों का पिट्ठू ना बनाकर क्रांतिकारी बनाना था उनका मेन उद्देश्य। तब जो भी भारतीय वहां आता था उसके लिए 2 से 3 महीने का निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था थी, और युवा क्रांति में अपना जीवन देना चाहे उसके लिए वहाँ पूरी व्यवस्था थी। वहीं पर वीर सावरकर जी भी रहते थे।
आप लोगों को वीर सावरकर जी के बारे में तो पता ही होगा। वी.डी. सावरकर, जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपोई म्यूटिनिटी भी कहा था। तब सावरकर जी की उनसे मुलाकात कैसे हुई? तो एक बार रेस्टोरेंट में गए हुए थे हमारे मदन लाल जी। उस रेस्टोरेंट में भारतीयों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता था। वहाँ अंग्रेजों से अलग बिठाया जाता था भारतीयों को, और उन्हें नीचा दिखाने के लिए जहाँ पर अंग्रेज बैठते थे वहाँ भारतीयों को बैठने से मना किया जाता था। वीर सावरकर को जब टोका गया तो उन्होंने वहाँ बैठने से मना किया और वहाँ विद्रोह कर दिया। मदन लाल ढींगरा जी भारतीयों के स्थान पर बैठे हुए थे, वहीं से वो सब कुछ देख रहे थे। तब उन्होंने वीर सावरकर से कहा कि यदि आपको यहाँ रहना है तो इन सब की आदत डाल लो। तो इसी बात पर सावरकर जी ने कहा, मैं तो अपनी आदत नहीं बदलूंगा, इन अंग्रेजों को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। इन सब बातों को सुनकर मदन लाल जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए वीर सावरकर जी से, और फिर इंडिया हाउस में लगातार बैठकें होती थी। क्रांतिकारी योजना बनाते थे कि भारत को कैसे आज़ाद करवाया जाए। वीर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन सब की योजना रहती थी कि हथियारों की व्यवस्था कहाँ से की जाए, कैसे की जाए। उसी बीच मदन लाल जी का भी वहाँ पर आना जाना लगा रहने लगा। तब क्रांतिकारी की उनकी धारणा को इन सब ने दोबारा प्रज्वलित कर दिया। जब मदन लाल ढींगरा ने कहा कि मैं क्रांति का कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, तो वीर सावरकर ने कहा कि तुम्हारी कुछ परीक्षा लेनी पड़ेगी। तब मदन लाल ढींगरा जी ने कहा कि मैं सारी परीक्षाओं के लिए तैयार हूँ। उसी समय मदन लाल जी एक मेज पर बैठे हुए थे। सावरकर जी ने उनसे कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और सावरकर जी के पास एक नुकीला सुआ था जिसे बर्फ तोड़ते हैं। उन्होंने वो सुआ मदन लाल जी के हाथ में घुसा दिया। मदन लाल जी ने उफ तक नहीं की। इसे देखकर वीर सावरकर ने कहा कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम्हें अब हर तरह की शिक्षा दी जाएगी और तुम्हें भी हमारे साथ हर चीज़ में हिस्सेदारी बनाई जाएगी। सावरकर जी ने कहा कि तुम दर्द सह सकते हो, क्रांति कर सकते हो। फिर वीर सावरकर ने उन्हें निशानेबाजी का अभ्यास करवाया। तब यह तय किया गया कि वहाँ एक अंग्रेज रहता था। अंग्रेज था कर्जन वायली। वह भारत में लगभग 35 वर्षों तक रहा। भारत में वह सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट में रहा, पुलिस डिपार्टमेंट में रहा, उसमें सीक्रेट पुलिस का हेड भी था। और फिर भारत से रिटायर होने के बाद इंग्लैंड में भी इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों की जासूसी करने का काम कर्जन वायली करता था। इस बात पर ढींगरा जी को भी पता था कि अगर कर्जन वायली जीवित रहा तो उसके होते हुए भारतीयों को कभी भी इन अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। उन सभी लोगों ने निश्चय कर लिया था, सावरकर जी ने भी और ढींगरा जी ने भी, कि कर्जन वायली को मारना है। और 1905 में जो बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसका क्रांतिकारियों में बहुत ज़्यादा रोष था। इसके लिए वे चाहते थे कि देश का युवा आगे आए, तो कर्जन वायली के वध का निर्णय लिया गया। फिर 1 जुलाई 1909 को कर्जन वायली एक सभा में गया। उसी सभा में मदन लाल ढींगरा जी और बहुत से भारतीय क्रांतिकारी, सावरकर जी सभी उपस्थित थे। जब उस सभा का समापन होने लगा तब कर्जन वायली अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगा। उसी समय हमारे ढींगरा जी ने उन पर गोली चला दी। उन्होंने उसे 4 गोलियां मारी। एक पारसी था, उस पारसी ने जब कर्जन को बचाने की कोशिश की तब 2 गोलियां उसे लग गई और फिर वो वहीं पर मर गया। और 2 गोलियां फिर उन्होंने मारी कर्जन वायली को, जो लग गई और वहीं पर कर्जन वायली की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ ना आ जाऊं। वे नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेज़ों के हाथ लग जाएं, परंतु
उनका यह करना सफल ना हुआ। उन्हें तुरंत अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तब उन्होंने बोला कि ये अंग्रेज़ों का की कोर्ट है, मैं नहीं मानता इस कोर्ट को। तो अंग्रेज कहते हैं कि हम आपके लिए वकील कर देते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, आपकी ये कोर्ट वैलिड कोर्ट नहीं है, आप ये कोर्ट कैसे लगा सकते हैं? तुमने 50 सालों में 8 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्या की है, तो आप न्याय कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद हत्यारे हो, मैं आपके इस कोर्ट को नहीं मानता। ठीक है, आज आपके हाथ में ताकत है, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं आपके न्याय के सिद्धांत को, आपके कोर्ट को स्वीकार नहीं करता हूँ। आगे वे कहते हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैंने कर्जन वायली की हत्या की है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके इंग्लैंड पर यदि कोई जर्मन आकर आक्रमण करे और उस जर्मन को आप मारते हैं, जो आपके ऊपर आक्रमण अत्याचार करता है, आपके देश के ऊपर हमला करता है, तो क्या ये पाप होगा, आतंकवाद होगा? अगर आप इसको गलत मानते हैं तो मैं गलत नहीं हूँ। तो वह उसी कोर्ट को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अंग्रेजों ने तय कर रखा था कि ढींगड़ा जी को फांसी देनी है। उन लोगों ने कोर्ट में फांसी की सज़ा सुना दी ढींगड़ा जी को। ढींगड़ा जी को 17 अगस्त को फांसी के तख्त पर ले जाया गया और उससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहा हूँ। और वहीं पर हमारे ढींगड़ा जी का अंत हो गया। यूँ तो हम कहें कि ढींगड़ा जी का कर्जन वायली को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के घर में जाकर एक कर्जन वायली का वध किया। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के मन में भारतीयों के प्रति खौफ पैदा हो। इन सब से यही पता लगता है हमें कि ढींगड़ा जी कितने महान पुरुष थे, कितने महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अगर वो चाहते तो भारत में रहकर एक अच्छे दर्जे की पोस्ट पर वो काम कर सकते थे, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के बारे में ना सोचकर अपने देश, अपनी भारत माता के बारे में सोचा और कम हुई उम्र में उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे थे हमारे ढींगड़ा जी। तो आप लोगों को कैसा लगा उनके बारे में जानकर? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।